नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पवित्र प्रेम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। आज कंपनी को पूरे 10 साल हो गए थे, जिस वजह से आज कंपनी में पार्टी थी। वो कंपनी अब देश की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। कंपनी में पार्टी की वजह से रुद्राक्ष को घर पहुंचने में देर हो गई थी। रुद्राक्ष अब अपनी कार लेकर ऑफिस से अपने घर की तरफ निकल चुका था। रुद्राक्ष ने अपनी कार अभी पुल पर नहीं चढ़ाई थी कि सामने का नज़ारा देखकर वो शॉक्ड हो गया। उसने फौरन अपनी कार के ब्रेक पर पैर रखा, जिस वजह से कार के ब्रेक जोर से चरचराए। वो अपनी कार से निकलकर पुल की रेलिंग की तरफ भागा और सामने वाले इंसान को दोनों हाथों से पकड़कर पीछे खींचा। ये क्या कर रही हैं आप? किसी भी प्रॉब्लम में घबरा कर यह काम करना कोई अच्छी बात तो नहीं। उसने अपने गुस्से से लाल पड़ते चेहरे से उसे अपनी तरफ घुमाया, लेकिन तभी वो बेहोश होकर उसकी मजबूत बाजुओं में झूल गई। रुद्राक्ष के होश उड़ गए। उसने हैरान होकर उस लड़की को देखा, फिर इधर उधर देखा, कहीं कोई नजर न आया। उसने कुछ सोचकर उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार की पिछली सीट पर लेटाया और चल पड़े अपने घर की ओर। रुद्राक्ष को सोचकर राठौर मैंशन की बिल्डिंग की तरफ जाने के बजाय टैक्सी में ले गया, जो उनकी बिल्डिंग से थोड़ा साइड में बनी हुई थी। चलते चलते उसने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था घर पर आने के लिए। रुद्राक्ष ने वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुला कर कहा, डॉक्टर यहाँ आए तो उनको उधर ही ले आना। जी साहब, गार्ड ने सर झुका कर कहा। रुद्राक्ष जाते जाते फिर बोला, आंटी कहाँ हैं? जी वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं, गार्ड ने जवाब दिया। रुद्राक्ष अपनी कार को वहीं पर खड़ी करके पीछे की तरफ आया और उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ चला गया। बेड पर बेहोश पड़ी लड़की को रुद्राक्ष ने जब इम्तिनान और ध्यान से देखा, जो दिखने में उम्र 22 या 23 साल की, हाइट यही कोई 5 फुट 5 इंच, खूबसूरत चेहरा, डार्क ब्राउन खूबसूरती से कटे हाईलाइट स्टाइलिश बाल, दूध और मलाई जैसे रंग, खूबसूरत घनी पलकें, आंखें जो अभी फिलहाल इस वक्त बंद हुई थी, गुलाबी होंठ और होंठों के ऊपर काला तिल। उस लड़की के चेहरे में जाने कैसी कशिश थी कि रुद्राक्ष जैसा लड़का भी नजर न हटा पाया। खासकर उस तिल को देखकर उसने अपनी नजरें फेर ली। हालांकि रुद्राक्ष कोई आम इंसान नहीं था, न ऐसी लड़कीबाज था। वो तो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, हाँ मगर इज्जत जरूर करता था। थोड़ी ही देर बाद उनके फैमिली डॉक्टर रविंद्र शर्मा आ गए। रुद्राक्ष ने उनको सारी बात बताई। डॉक्टर ने उस लड़की का चेकअप किया। डॉक्टर के चेहरे पर फिक्रमंदी देखकर रुद्राक्ष ने उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मिस्टर राठौर, यह लड़की माँ बनने वाली है। यह बोलकर थोड़ा रुके और रुद्राक्ष की तरफ देखने लगे। वहीं रुद्राक्ष शॉक की पोजीशन में खड़ा डॉक्टर की तरफ देखता रहा, फिर हैरत से बेड पर लेटी लड़की की तरफ देखा। पता नहीं जाने क्यों दिल में दुख और अफसोस सा हुआ। टेंशन और कुछ न खाने पीने की वजह से इनकी यह हालत हो गई है। डॉक्टर रविंद्र ने उस लड़की को चेक करके बताया। अब आइए मिलते हैं हमारे इस कहानी के हीरो से। रुद्राक्ष सिंह राठौर, उम्र 30 साल, हाइट यही कोई 6 फुट 4 इंच, पर्सनैलिटी बोले तो कमाल धमाल, जिमिंग बॉडी, रंग गोरे के साथ साथ गुलाबीपन पर, ब्राउन आंखें, लाल लाल होठ, हल्की शेविंग, कुल मिलाकर बवाल पर्सनैलिटी। नेचर में ये बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छों के लिए अच्छे और बुरों के लिए बहुत बुरे। रुद्राक्ष सीतामपुर गांव राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ वहाँ के इकलौते चिराग तो हैं, पर यह अपनी उस रियासत को छोड़ बेगुनाह लोगों को अपनी दलीलों से इंसाफ दिलाते हैं। जी हाँ, यह पेशे से ईस्ट मुंबई के जाने माने एडवोकेट हैं। उनके पास दौलत इतनी कि 7 पुश्ते बैठ कर खाएं। इनकी पूरी फैमिली रियासत की नज़र हो गई।
मतलब दुश्मनों ने राठौर फैमिली का कार एक्सीडेंट कराकर मौत के घाट उतार दिया था। जब से रुद्राक्ष अपनी दूर की काकी के साथ मुंबई शहर में राठौर मेंशन में रहता है। क्या बात है रुद्राक्ष, क्या ये लड़की बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने उनको परेशान देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, बस अफसोस हुआ कि इतनी सी उम्र में। रुद्राक्ष ने बात अधूरी छोड़कर डॉक्टर रविंद्र से कहा। थैंक यू आपको डॉक्टर रविंद्र, मैंने आपको इतनी इमरजेंसी में यहाँ बुलाया। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें होश आने पर फ़ौरन कुछ खिलाना पिलाना, मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी ने अपनी ड्यूटी निभाई। जी ठीक है, थैंक्स। यह बोलकर रुद्राक्ष डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर फिर अंदर आया। रुद्राक्ष बेड के पास सा खड़ा हुआ और फिर उस लड़की को देखने लगा। जाने क्या बात थी, उसके बारे में जानकर उसे शौक सा लगा था। उसका दिल चाहा था कि यह जो कोई भी है इसके सारे दुख दूर करके इसकी झोली में खुशियां भर दे। उसने बेड के साइड से जग उठाकर थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और फिर उस पानी को लेकर उस लड़की के चेहरे पर छिड़का तो वो थोड़ी सी होश में आने लगी। फिर उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने इतने हैंडसम एंड डैशिंग शख्स की तरफ देखा तो फौरन एकदम से घबरा कर उठ बैठी। रुद्राक्ष जो उसके पानी डालने के बाद उससे थोड़ा दूर खड़ा उसके होश में आने का वेट कर रहा था। उसके ऐसे अचानक उठकर बैठने से उसके पास चला जाता है। आप कौन है? मैं यहाँ कैसे आई? उस लड़की की आंखों में हल्का सा खौफ उतर आया था जो रुद्राक्ष ने भी महसूस कर लिया था। आप 1 मिनट रुके, यह बोलकर रुद्राक्ष वहाँ से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद में जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में दूध से भरा गिलास होता है। यह ले, आप पहले इसे पी लें, फिर आराम से बात करेंगे। रुद्राक्ष ने उसकी हालत समझते हुए उसको दूध पीने को दिया। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, मुझे भूख नहीं है, उसने कहने को कह दिया था, पर सच यह था उसको वाकई में बहुत भूख लगी हुई थी। देखें, जिद ना करें, इसे पी लें, आप खुद को रिलैक्स फील करेंगी। रुद्राक्ष ने उसको समझाया। नहीं, अब मैं सारी ज़िंदगी रिलैक्स फील नहीं कर सकती। उस लड़की के आंसू आंखों से फिसल कर गालों पर बहने लगे। मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मैं तन्हा हो गई इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं रहा, कोई नहीं। काश मैं मर गई होती, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, सब लोग मुझे ही बुरा समझते हैं। यह बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। रुद्राक्ष उस लड़की को रोते हुए देख रहा था। रुद्राक्ष उसके ऐसे रोने से बेचैन हो जाता है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उस प्यारी सी लड़की को कैसे चुप कराए, कैसे तसल्ली दिलाए। प्लीज़, आपके ऐसे रोने से कुछ नहीं मिलेगा, आप मुझे बताएं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों नदी में छलांग लगाने जा रही थी? आप जानती हैं खुदकुशी करना बुज़दिली है। रुद्राक्ष ने उसके सामने वो बात रखी जो उसको काफ़ी देर से परेशान कर रही थी। वो लड़की जो रुद्राक्ष की बात ध्यान से सर झुका कर सुन रही थी, उसने रोते रोते एकदम से चौंक कर अपना सर ऊपर उठाया। आपसे किसने कहा मैं खुदकुशी करने लगी थी? उसने हैरान होकर अपने सामने खड़े देवता समान लड़के से कहा। अब चौंकने की बारी रुद्राक्ष की थी। रुद्राक्ष थोड़ा संभला और फिर उससे बोला, वो मैंने देखा था, आप कूदने ही वाली थी, अगर मैं न पहुंचता तो शायद आप। रुद्राक्ष बोलते बोलते रुक सा गया। रुद्राक्ष की बात सुनकर उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया। यह सही है, मैंने खुदकुशी के बारे में सोचा था, मगर मैं इतनी बहादुर कहाँ। दरिया के पानी को देखकर ही डर गई थी, बस मुझे चक्कर से आ गए थे उसे देखकर। उसने अपनी वजह बताई। ओह, रुद्राक्ष ने गहरा सांस लिया। चलिए, अब यह दूध पी लीजिए, फिर इम्तिनान से बताएंगे क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रुद्राक्ष ने उससे अपने पन से कहा, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, शायद मेरी प्रॉब्लम सुनकर आप मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उस लड़की ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्ष भी अब उसको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन सब बातों को छोड़कर उसको जिद करके दूध पीने को कहा। फिर वो उससे दूध का गिलास लेकर पीने लग गई। रुद्राक्ष, आपका नाम क्या है? जी रोशनी, उसने अपना नाम बताया। क्या यह असली नाम है?
रुद्राक्ष ने मुस्कुराते पूछा। जी हाँ, यही मेरा नाम है, रोशनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसके ऐसे देखने से रुद्राक्ष एकदम थम सा जाता है। उन झील सी काली आंखों में हद से ज़्यादा मासूमियत थी। रुद्राक्ष को अपनी हार्ट बीट मिस होती महसूस हुई। रुद्राक्ष, तो रोशनी जी आप कुछ देर सो ले, फिर हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर आप घर जाना चाहेंगी तो। अभी वो बोल ही रहा था। नहीं नहीं, रोशनी एकदम से घर के नाम से डर गई। मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़। रोशनी ने अपनी भरी आंखों से रुद्राक्ष से रिक्वेस्ट करी। मगर आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, रुद्राक्ष ने बेचैनी से कहा। तो रोशनी इस बात से फिर से रोने लग जाती है। उसके ऐसे रोने से रुद्राक्ष ने उससे कहा, अच्छा अब आप सो जाइए, फिर देखा जाएगा। इतना बोलकर रुद्राक्ष ने उसको जबरदस्ती लेटा दिया, फिर खुद भी वहाँ से चला जाता है। पेट में कुछ पहुंचने से उस पर थोड़ी नींद हावी होने लगी थी। रुद्राक्ष के वहां से जाने के बाद वो भी अब सोने की कोशिश करने लगी थी। रुद्राक्ष दूसरे कमरे में आकर रोशनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो घर क्यों नहीं जाना चाहती, आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ है जो वो अपने घर जाने के नाम से ही घबरा गई थी। चेहरे से तो वो एक मासूम और सच्ची लड़की लगती है। रुद्राक्ष अगर चाहता तो मिनटों में पता लगा सकता था, पर वो चाहता था रोशनी खुद से ही उसको अपनी खुदकुशी करने की वजह बताए। ऐसी रोशनी के बारे में रुद्राक्ष को सोचते सोचते शाम हो गई। शाम की चाय पर हेमा देवी जी भी उठ गई थी। रुद्राक्ष मेंशन में आया तो उसको लाउंज में ही अपनी आंटी बैठी दिखाई दी। उन्हीं के सामने सर्वेंट चाय की ट्रे रख रही थी। रुद्राक्ष हेमा देवी जी के पैर छूकर उनके सामने वाली ही चेयर पर बैठ जाता है। जीते रहो बेटा, आज जल्दी आ गए, क्या बात है? हेमा देवी जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। वो अभी हेमा जी को ही देख रहा था। जी, आज काम कम था, अदालत जल्दी उठ गई। यह छोड़िए, यह बताएं आपके घुटनों का दर्द कैसा है? रुद्राक्ष ने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा। बेटा, वो संतोषी ने मालिश की थी, अब तो कुछ आराम सा है, हेमा देवी जी ने कहा। सर्वेंट ने चाय का कप रुद्राक्ष के सामने रखा तो वो चाय का घूंट भर कर बोला, आंटी, वो एनेक्सी में मेरी एक गेस्ट ठहरी है, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, मगर आप उनसे कोई सवाल न कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा जब समय आएगा। रुद्राक्ष ने फिलहाल के लिए उनकी असल बात से दूर रखा था। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हेमा देवी जी ने उसको इम्तिनान दिलाते हुए कहा। कुछ देर बाद रुद्राक्ष अपने साथ रोशनी को राठौर मैंशन में ले आया, जहाँ पर हेमा देवी जी बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वहीं रोशनी भी वहां आकर सब जगह देख रही थी। महल जैसी कोठी के अंदर जब उसने कदम रखा तो उसको एक अपनायत सा महसूस हुई। जैसे जैसे वो अंदर कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे ही हर तरफ देखती जा रही थी। जब तभी रुद्राक्ष ने उसको एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए अंदर चलने को कहा। रोशनी ने उस कमरे में पहुंचकर अपने सामने बेड पर बैठी एक लेडी को देखा, जो देखने से उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता था। उम्र उनके यही कोई 56 या 57 के आसपास की लग रही थी। क्रीम कलर की शिफॉन साड़ी पहनकर बालों का जूड़ा बनाए, रुद्राक्ष की माला गले में पहने वो बिल्कुल एक राजघराने की लग रही थी। वही हेमा देवी जी ने भी अपने सामने रुद्राक्ष के साथ लड़की को देखा तो उनकी आंखों में उसे देखकर एक चमक सी उतरी। पिंक कलर के हल्के कढ़ाई वाले सूट में खुले बालों के साथ कुछ झिझकती शर्माती वो लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगी। आंटी, इनसे मिलिए, यह है रोशनी, और रोशनी यह है मेरी माँ समान आंटी जी। रुद्राक्ष ने उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। रोशनी ने फौरन ही उनके पास जाकर पैर छू लिए तो हेमा जी ने उसको अपने पास ही बिठा लिया। बेटा, हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती, बेटियाँ तो माँ बाप के लिए माता रानी का दूसरा रूप होती हैं। यह बोलकर वो उसके माथे को चूम लेती है। उनकी इतनी ममता भरा स्पर्श पाकर रोशनी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। क्या हुआ बेटा, मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? रुद्राक्ष और हेमा जी उसके रोने से परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं आंटी जी, वो बस आपकी मोहब्बत देखकर मुझे किसी की याद आ गई थी। रोशनी ने अपने आंसू साफ करते हुए उनको कहा तो उन्होंने भी उसको अपने सीने से लगा लिया।
कुछ देर बैठकर रुद्राक्ष उसे राठौर मैंशन के एक खूबसूरत से कमरे में ले आया। उसके वहां आने से पहले ही रुद्राक्ष ने इस कमरे को साफ करवा दिया था, किसी सर्वेंट से बोलकर। अब रुद्राक्ष ने उसको बेड पर बिठाया और खुद एक चेयर खींचकर उसके सामने आकर बैठ गया और फिर इम्तिनान से बोला, हाँ अब तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। उसने डायरेक्ट उसकी आंखों में झांकते बोला। उसकी बात सुनकर रोशनी घबरा जाती है। वो उससे डरी डरी सी बोली, अगर आपने सब कुछ सुनने के बाद मुझे यहाँ से जाने को कह दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। रोशनी ने खौफ जता कर उससे कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, यह मेरा वादा है तुमसे। रुद्राक्ष ने उसको यकीन दिलाते हुए कहा, आप यह तो अभी कह रही हैं जब आपको कुछ पता नहीं है। वो बच्चों की तरह उससे सादगी से बोली, रुद्राक्ष मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। रोशनी, चाहे मेरा कसूर हो या मैं बुरी साबित हूँ तब भी। रुद्राक्ष, हाँ फिर भी। रुद्राक्ष के कहने पर रोशनी ने उन्हें हैरत से देखा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। रोशनी, वादा। उसने एक उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया तो रोशनी ने भी झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुद्राक्ष ने उसका नाजुक हाथ अपनी मजबूत हाथों में देकर नरमी से दबाने के साथ साथ अपनी आंखों से भी उसको अपने होने का यकीन दिलाया। तो वहीं रोशनी को उसके छुअन से अपने अंदर एक नई मिठास का एहसास हुआ, जिस बात का गवाह उसके बदलते चेहरे का रंग था, जो रुद्राक्ष को भी पसंद आ रहा था। वो उसको बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। फिर जब दोनों की नज़रें मिली तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। आखिर रोशनी क्यों, कैसे और किस वजह से अपने घर पर नहीं जाना चाहती थी, और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसको डरा रहा है कि रुद्राक्ष उसके बारे में जानने के बाद अपने से दूर कर देगा। चलिए देखिए, यह कहानी शुरू होती है हरिद्वार से, जहाँ पर अग्रवाल नाम के एक परिवार रहता था। तो चलिए मिलते हैं हम उन लोगों से। मिस्टर शरद अग्रवाल और जया शरद अग्रवाल को भगवान ने 2 ही बच्चे दिए थे, सानवी और सोनाली। सोनाली 5 फुट 3 इंच की हाइट, दुबली पतली सी, अच्छे नैन नक्श वाली खूबसूरत सी मिसाल थी। सानवी 5 फुट 2 इंच हाइट, अच्छे फीचर, काफ़ी सिडोल बॉडी थी उसकी। उसके बावजूद वो भी खूबसूरत लग रही थी। कहने को यह दोनों बहनें थी, पर उसके उलट एक दूसरे की अपोजिट थी। जहाँ सोनाली सीधी सादी और धीमे सुरों में बोलने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ सानवी उतनी ही अपने मन की करने वाली और जिद्दी थी। कहने को तो वो सोनाली से छोटी थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन को भी भाव नहीं देती थी। उसका बस एक ही काम था, बड़ी बहन पर हुक्म चलाना, उसकी चीज़ों को छीनना और उससे लड़ना झगड़ना उसकी आदतों में शामिल था। शरद जी और जया जी अच्छे स्वभाव की वजह से सोनाली को ज़्यादा चाहते थे, जबकि सानवी की वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। यही वजह थी सानवी और ज़्यादा अपने से 1 साल बड़ी बहन की। बहन कम दुश्मन ज़्यादा हो गई थी। वक्त अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, तभी उन दोनों का कॉलेज टाइम शुरू हुआ। दोनों बहनें कॉलेज में आने जाने लगी, और यहाँ भी एक अजीब इत्तेफाक था कि दोनों ही बहनों को एक ही लड़के को चाहने लगी। यह लड़का जया जी के कजिन का बेटा था, जो बरसों बाद लंदन से आकर यही हरिद्वार में सेटल हो गया। उनका इकलौता ही बेटा था दीपक प्रताप चौहान। दीपक 6 फुट 1 इंच हाइट, जिम में कमाई बॉडी, गहरी काली आंखें, खूबसूरत की मिसाल। वो लड़कियों के लिए एक आइडियल था। दीपक को देखकर दोनों बहनें उसे अपना दिल दे बैठी, मगर दीपक तो सोनाली में दिलचस्पी रखता था। वो तो सानवी को लिफ्ट ही नहीं देता था। सानवी को जब पता चला कि सोनाली और दीपक एक दूसरे को चाहते हैं, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक हर कीमत पर दीपक को सोनाली से छीनने का इरादा कर लिया, जिसके लिए उसने अपना शातिर दिमाग चलाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद दीपक किसी काम की वजह से हरिद्वार से बाहर गया था। तभी उसके पीछे सोनाली के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। यह सानवी के लिए एक अच्छा मौका साबित हुआ कि वो सोनाली को दीपक की ज़िंदगी से दूर कर सके। इसलिए उसने जया जी को मजबूर कर दिया कि वो यह रिश्ता मंजूर कर ले। जया जी कशमकश में थी, क्योंकि वो चाहती थी सोनाली का रिश्ता दीपक से हो जाए। यहाँ भी सानवी ने अपनी माँ को धोखा दिया कि वो दीपक से मोहब्बत करती है और दीपक भी उसे चाहता है। इतना सब जानने के बाद जया जी ने शरद जी को सब कुछ बताकर सोनाली से बगैर पूछे रिश्ता मंजूर कर लिया। उनको लगा था कि सोनाली सीधी सादी है, उनकी बात का लाज रखेगी,
हुआ भी ऐसे ही। सोनाली ने अपने खून के आंसू पीकर अपने माँ बाबा का मान नहीं तोड़ा। यही नहीं, रिश्ता हो जाने के बाद आनन फानन में मंगनी भी कर दी गई। दीपक वापस आया तो उसका दिल टूट सा गया था। सोनाली के रिश्ते के बारे में जानकर उसने अपने घर में खूब बवाल मचाया, अपने माता पिता को भी खूब सुनाया कि वो सब कुछ जानते बूझते चुप कैसे रहे। और फिर एक दिन दीपक को पता चला कि यह सब सानवी ने जानबूझकर किया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसका तो खून ही खौल उठा था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा। उसने अपने माता पिता से जया जी और शरद जी से बात करने को कहा। जब वो नहीं माने तो खुद ही उनके सामने अपने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, मगर उन्होंने भी मजबूरी बताकर रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया। दीपक वहां से आकर फिर चुपचाप सा हो गया। और सोनाली की शादी के कुछ महीने बाद जब उसने सानवी से शादी की हामी भरी तो सबके साथ साथ सानवी भी हैरान रही। सानवी को यकीन न था कि हकीकत जानने के बाद दीपक उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। वो इसे अपनी जीत समझी थी, लेकिन शादी की पहली रात ही उसके सारे ख्वाब दीपक ने चकनाचूर कर दिए। दीपक ने उसकी खूबसूरती भी नहीं देखी थी कि वो दुल्हन बनी कैसी लग रही थी। तुम जैसी खुददार, जिद्दी और खुद गैरज औरत से कौन शादी कर सकता है। तुमने मेरी और सोनाली की मोहब्बत को जिस तरह मारा है, मैं भी तुम्हें उसकी सजा दूंगा। जिस तरह हम दोनों तड़पे हैं, अब वही सजा मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरी मोहब्बत भरे एक शब्द के लिए तरसोगी, क्योंकि तुम जिंदगी भर मेरी नफरत की आग में जलती बुझती रहोगी। यह बोलकर वो उसको वहां से कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। सानवी तो दीपक के हर एक शब्द को सुनकर जैसे सकते में रह गई थी। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था। दीपक ने अपना कहा पूरा किया। उसने सानवी को अपनी मोहब्बत के लिए पल पल उसको तरसाया था। कुछ टाइम आगे सरका। दीपक अपने परिवार को लेकर मुंबई शिफ्ट कर गया था। जब ही उसको एक खबर मिली, एक हॉस्पिटल में बच्ची की पैदाइश के वक्त सोनाली भी मौत के मुंह में जा सोई। उसके जाने के बाद सोनाली के पति ने भी दूसरी शादी कर ली। वहीं दूसरी बेबी ने उस नन्ही सी जान उस बच्ची को देखने पर प्यार ना हुई तो दीपक ने उस बच्ची को अपने पास रखने की पेशकश की, जिसको उन लोगों ने खुशी खुशी सौंप दी। दीपक ने आते ही वो बच्ची सानवी की गोद में डाल दी और उससे बोला, तुम्हारे पाप के धोने का इंतजाम भगवान जी ने इस बच्ची की सूरत में कर दिया है। अब इसे अपनी सगी बेटी समझकर पालो। इसकी आंख में कभी आंसू नजर ना आए। अगर तुमने इसे अपनी बेटी की तरह पाला तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। यह बोलकर वो वहां से चला गया, यह देखे बिना कि वो पहले वाली सानवी तो कब की मर चुकी थी। अब जो सानवी थी वो बहुत अलग थी। उसने उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर खूब प्यार किया था। आखिर उसकी बहन की इकलौती निशानी जो थी वो सानवी ने वाकई अपना हक अदा किया। वो बच्ची सकल सूरत में अपनी माँ पर गई थी, मगर कुदरत का करना देखो, आदतों में अपनी मौसी पर चली गई थी। वैसी ही खुददार जिद्दी वो 5 साल की थी जब सानवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सानवी ने सोचा शायद अब वो दीपक का दिल जीत लेगी, मगर दीपक की नज़र में जो हैसियत सोनाली की बच्ची की थी वो सानवी के बेटों जय और यश के लिए कभी ना हो सकी। दीपक के लिए संध्या ही सब कुछ थी। वो उसे सोनाली समझकर उसकी हर जिद पूरी करता था। सानवी ने जुड़वा बच्चों के 4 साल बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उसने रोशनी रखा। सानवी की सारी मोहब्बत बेटी में समा गई, मगर दीपक अपनी सगी बेटी रोशनी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए अब भी संध्या ही सब कुछ थी। वो रोशनी को कभी अपनी गोद में भी नहीं लेते थे, ना प्यार करते थे। उनकी नज़र में उनकी बस एक ही बेटी थी, वो थी संध्या। दीपक ने सानवी से सख्ती से बोल रखा था कि वो कभी अपने बच्चों को न बताए कि संध्या उनकी सगी बहन नहीं है। एक दिन सानवी ने दीपक से सवाल कर डाला, क्या रोशनी आपकी बेटी नहीं है? दीपक, है, मगर मैं ये सब तुम्हें दुख पहुँचाने के लिए। सानवी, मगर मैं उसमें उस मासूम का क्या कसूर है? दीपक, कसूर तो सोनाली का भी कोई नहीं था, मगर उसे सजा मिली। सानवी, मगर दीपक, यह जुल्म है। कब तक आप अपनी माजी से जिंदा रहेंगे? कब तक सोनाली की याद अपने दिल से लगाए रखेंगे? वो आज आखिर बिलख की उठी थी। उसने आज तक अपने ऊपर जो बीती थी वो बिता ली थी, पर अपने तीनों बेकसूर बच्चों को अपने पिता के बिना प्यार मोहब्बत के देखती तो उसका कलेजा छन्नी हो जाया करता था।
दीपक सानवी की बात सुनकर चुप होकर वहां से चले गए थे। सानवी पछताती थी कि उसने अपनी बहन और दीपक के साथ जो खेल खेला था वो अब उसे खून के आंसू रुला रहा था। इधर संध्या का नेचर सानवी पर और रोशनी का नेचर अपनी स्वर्गवासी मौसी पर गया था। सोनाली की तरह धीमे लहजे और सीधे स्वभाव वाली तारिक अपने आप को दोहरा रही थी। संध्या ने रोशनी के साथ वही सब किया जो कभी सानवी ने सोनाली के साथ किया था। अपने डैड की लाई हर चीज पर संध्या अपना हक समझकर कब्जा जमा लेती थी। दीपक कोई खिलौना या चीज लाते तो पहले संध्या को आवाज देते, उसे प्यार करते। रोशनी खड़ी बस देखती रह जाती। वो यह समझने की कोशिश करती कि उसके डैड उससे और उसके भाइयों से प्यार क्यों नहीं करते। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई और समझदार बनी तो रोशनी समझ गई डैड की नज़रों में संध्या की जो हैसियत और दर्जा है वो शायद और किसी का भी नहीं है। हर चीज़ पर पहला हक संध्या का ही होता है। वक्त के साथ बच्चे बड़े होते गए। जययश कॉलेज पहुंच गए, रोशनी स्कूल में थी। सब बच्चों को उनके डैड का फ़र्क पता था और वो इस कड़वी हकीकत को कबूल भी कर चुके थे। रोशनी काफ़ी ज़्यादा नर्म दिल की थी। उसे अपनी माँ की ज़िंदगी के खालीपन का शिद्दत से एहसास होता और साथ ही उसे अपनी माँ की तन्हाइयों का भी एहसास था। वक्त के साथ साथ रोशनी भी थोड़ी चेंजिंग आनी शुरू हो गई। अब वो काफ़ी होशियार हो चुकी थी। वो जो चुपचाप सब सह जाती थी, संध्या की हर जाति को बर्दाश्त कर लेती थी, मगर अब पता नहीं कैसे और क्यों उसके अंदर संध्या के खिलाफ एक ना मालूम सा गुस्सा जड़ पकड़ता जा रहा था। वो संध्या की अकड़ और खुशी देखकर जल जाती थी। इन्हीं दिनों जय और यश हाई स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर पढ़ने चले गए। संध्या ने एमए कर लिया था। उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, मगर वो हर रिश्ते में कोई कमी निकाल देती और दीपक अपनी लाडली बेटी की बात सुनकर हंसकर टाल देते। दीपक, मेरी बेटी को जो रिश्ता पसंद आएगा उसकी शादी वही होगी। उनकी इस शय से संध्या और घमंड में आ जाया करती थी। वहीं सानवी परेशान रहती थी। संध्या की उम्र निकली जा रही थी। उन्हें डर था उम्र बढ़ने पर उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ पाएंगे। फिर 22 साल की संध्या को मोहित पसंद आ गया। एक कंप्यूटर सेंटर में संध्या की मुलाकात मोहित से हुई थी। मोहित बहुत हैंडसम था। उम्र भी 30 साल के करीब थी। माता पिता थे नहीं, एक बड़ी बहन थी, वो भी बाहर मुल्क में रहती थी। मोहित को भी संध्या पसंद आ गई। इस तरह संध्या की शादी उससे हो गई। फिर वो दोनों अमेरिका घूमने चले गए जहां मोहित की बहन रहती थी। 15-20 दिन घूम घाम कर आखिर वो दोनों वापस इंडिया आ गए। वापस आने पर संध्या बहुत खुश दिखाई देती थी। संध्या और मोहित वहां पर बैठे बड़ी सी एलसीडी पर कोई मूवी देख रहे थे। रोशनी वहीं पर एक सोफे पर जा बैठ गई। अकेले अकेले चाय पी रही हैं साली जी, हमें भी पूछ लेती। मोहित ने उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वहीं रोशनी ने देखा, संध्या के चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। रोशनी को पता नहीं जाने क्या सूझा, मुस्कुरा कर बोली, अरे जीजा जी, आप जरा हम पर अपनी नज़र तो डाला करें, फरमाइश तो करें, फिर देखें आपकी साली आपकी फरमाइश पूरी करती है या नहीं। उसने आज अपनी बड़ी बहन को सताने के लिए, यह जाने बिना कि इसकी इस एक बचकानी हरकत से उसके साथ पता नहीं क्या हो सकता था। वहीं मोहित हैरान था। उसे रोशनी की तरह से इतने अच्छे सलूक की उम्मीद ना थी। वो भी मुस्कुरा दिया। संध्या का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। रोशनी को तो उसे देख अजीब सी बहुत खुशी हुई थी। मोहित, तो हमारी फरमाइश है, हमारी साली हमें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाए। रोशनी उसकी बात सुनकर फौरन ही वहां से उठकर चली गई। जाते जाते एक नज़र उसने संध्या के लाल चेहरे को देखा। वो बाहर निकली तो उसे संध्या की आवाज़ सुनाई दी जो मोहित से बोल रही थी, संध्या, मोहित, आपको रोशनी से इतना फ्री होने की क्या ज़रूरत थी? मोहित, अरे भाई साली है, मजाक करने का पूरा हक है हमें। संध्या, बस बस, मैं खूब समझती हूँ आपको, उसने नाराज़गी से कहा। मोहित उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया। हमारी धर्मपत्नी जी को क्या डर है? संध्या, मैं क्यों डरती? क्या मुझे इतना कमज़ोर समझ रखा है? उसने अकड़ कर कहा। रोशनी चाय बनाकर लाई तो संध्या ने उसके हाथ से कप ले लिया। रोशनी को पता नहीं क्यों संध्या को जलाकर एक अजीब सी खुशी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजब ही खुशी दिखाई दे रही थी। संध्या, रोशनी, जाओ पढ़ो जाकर। रोशनी, अरे दी, जरा जीजा जी से थोड़ी बातें तो करने दें, यह अमेरिका घूम कर आए हैं, इनसे वहाँ के किस्से। अभी वो इतना बोली ही थी जब संध्या चिल्ला कर पड़ी, संध्या, मैं कह रही हूँ तुम जाओ अपने कमरे में। उसके ऐसे चिल्लाने से मोहित भी उसको देखने लगा था। आखिर रोशनी उठकर अपने कमरे में आ गई।
कुछ ही देर बाद संध्या तनतनाती हुई उसके कमरे में आ गई। संध्या, तुम्हें शर्म नहीं आती गैर मर्दों से फ्री होते हुए? रोशनी, गैर मर्द? कौन गैर मर्द? संध्या, मोहित। मोहित की बात कर रही हूँ मैं। ओह मोहित भाई, अरे वो तो मेरे जीजा जी हैं, और मैं उनसे फ्री कब हो रही थी? मैं तो उनके साथ मजाक कर रही थी। रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। उसकी बात सुनकर संध्या के तो जैसे आग ही लग गई। देखो मैं बता देती हूँ, मोहित से दूर रहो वरना। संध्या ने उसको वार्निंग दी। रोशनी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मोहित भाई दिल फेंके कि आपको एतबार नहीं है उन पर। उसने तंज कसा। संध्या, ज़्यादा ना होशियार बनने की कोशिश मत करो। यह बोलकर वो वहाँ से पैर पटकती हुई चली गई। उसके जाने के बाद रोशनी मुस्कुराती रही। अगली सुबह नाश्ते पर उसने मोहित को भी बैठा पाया। संध्या का मुंह फूला हुआ था। अरे जीजा जी, आप यहीं हैं? मैं तो समझी थी आप रात को चले गए होंगे। रोशनी मुस्कुराकर मोहित के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और दोनों ने ही संध्या को नज़रअंदाज कर दिया। मोहित, जाने का प्रोग्राम तो था, मगर सोचा जरा अपनी साली जी के हाथों के बने पराठे खा कर जाए। सुना है इन हाथों में जादू है। मोहित के कहने के लहजे में जाने क्या था कि रोशनी ठिठक सी गई। उसे कुछ अच्छा न लगा। उसने संध्या की तरफ देखा। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। आपकी फरमाइश सर आंखों पर जीजा जी, मैं जरूर पराठे बना देती। कल छुरी लग जाने की वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया, इसलिए इससे पहले कि वो बात पूरी करती मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। जरा देखो कहाँ लगी छुरी हमारी साली जी को। रोशनी का रंग एकदम से उड़ गया। वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। मोहित, आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना। रोशनी को किचन से संध्या की आवाज़ सुनाई दी तो उसका दिल धड़क उठा। उसे कुछ खुशी सी हुई। संध्या को जलाना उसे अच्छा लग रहा था। बचपन की हुई जातियाँ उसे मजबूर कर रही थी कि वो यह सब करके अपनी उन ना हुई गलतियों की सजा अब संध्या को यूँ सता करके कर रही थी। फिर रोशनी ने यह रूटीन बना लिया, मोहित जब भी आता तो वो उसके आसपास ही घूमती रहती। संध्या के चेहरे के उड़ते रंग देखकर उसे सुकून सा मिलता। इस धुन में वो मोहित की आंखों में बसी हवस को ना पहचान पाई, वरना ऐसा करने से पहले वो हजारों बार सोचती। उसके मन में तो बस संध्या को जलाने की रहती थी। कुछ दिन बाद दीपक ने अपने दामाद मोहित को घर पर इनवाइट कर दिया था और रोशनी किचन में बिजी थी। वो खाना बना रही थी कि अचानक वहाँ मोहित आ गया। उसे वहाँ किचन में देखकर रोशनी घबरा गई। शायद उसकी छोटी हिस्स ने उसे एहसास करा दिया था। रोशनी, आप यहाँ क्यों आए हैं? जाए अंदर बैठे, उसने अपनी घबराहट को छुपा कर कहा। मोहित, हमारी साली जी यहाँ हैं तो हम भी आ गए यहाँ पर। यह बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोशनी ने चौंक कर उसे देखा। क्या कर रहे हैं आप? मोहित, अरे भाई, साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। वो और उसकी तरफ बढ़ने लग गया। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो पीछे को खिसक गई। देखे मोहित भाई, प्लीज़। अरे यार, ये भाई भाई कहना छोड़ो, बस मोहित कहो, उसने अपने कमीनेपन से कहा। आप यहाँ से चले जाएं। अब रोशनी को गुस्सा आ गया था। नाराज़ क्यों होती हो साली साहब? मोहित ने उसका हाथ पकड़ा, जिसे रोशनी ने फौरन ही उससे छुड़ा लिया था। अब रोशनी को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। बड़ी जालिम हो यार, कभी हौसला देती हो, कभी मेरे पास आ जाने से भागती हो। मोहित ने उससे जैसे शिकायत करी। रोशनी, मोहित भाई जाए यहाँ से, मैं डैड से आपकी शिकायत करूँगी। उसने उसको दीपक का हवाला देकर उसको धमकाया। क्या कहोगी? मोहित कमीनी हंसी हंसकर और फिर बोला, तुम्हारी बात का एतबार कौन करेगा? उसकी यह बात सुनकर रोशनी हक्का बक्का सी रह गई थी। संध्या के पुकारने पर मोहित तो चला गया, लेकिन रोशनी सोचती रह गई, यह क्या कर डाला उसने? अनजाने में किस आग में हाथ डाल दिया, यह न सोचा इस आग से उसका पल्लू भी जल सकता है। मैंने जो संध्या को जलाने के लिए यह खेल खेला, वो तो मोहित उसे कुछ और समझ बैठा। यह क्या हो गया मुझसे? हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना। मैं अब कभी भी मोहित के सामने भी नहीं आऊँगी। यह सोचकर उसने जैसे तैसे करके खाने की तैयारी पूरी करी थी। सारे दिन वो बेचैन हो रही थी। पछतावे की आग में उसको अपना आप सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। उसे मोहित की असलियत का पता चल गया था। रात को वो अपने कमरे में आकर खूब रोई। तभी आंधी तूफान की तरह संध्या उसके कमरे के अंदर आए।
संध्या अपने प्लान में नाकाम हो रही थी, इसलिए वो रो रही थी। वहीं उसके कहने पर अपनी भीगी से नज़रों से रोशनी ने उसकी तरफ देखा। संध्या, मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पति पर डोरे डालना बंद कर दो, वो ऐसे नहीं है। मगर तुम्हारी समझ में नहीं आई मेरी बात। मोहित बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं अपनी बहन को रोको। आज भी तुमने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तुम सुधर जाओ वरना मैं डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगी। उसने अपनी छोटी बहन का सच जाने बगैर उस पर अपना जहर उगल डाला। मगर संध्या दी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? रोशनी शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी, मगर इतना शर्मनाक इल्जाम को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। संध्या दी, मेरी बात का यकीन करें, मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ही। बको मत, समझी? तो मैंने खुद तुम्हें उनकी हौसला अफजाई करते देखा है। किसी मर्द का मुस्कुरा मुस्कुरा कर दावत दी जाए तो उसका हौसला तो बढ़ता ही है ना। संध्या उसको बक बकाकर वहाँ से चली गई थी। रोशनी बेजुबान सी गुमसुम बैठी रह गई। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आंखों से आंसू का सैलाब सा जारी हो गया था। वो बस रोई जा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी। सानवी जब उसके कमरे के अंदर आए तो उसे ऐसे देखकर घबरा गई। जब उन्होंने उसको झंझोड़ कर उसके गुमसुम होने की वजह पूछी तो रोशनी एकदम से रोते हुए उनसे लिपट गई। मम्मा, मेरा कसूर क्या है? संध्या दी, मुझ पर इतना शर्मनाक इल्जाम लगा गई हैं। मैं तो जीजा जी को अपना भाई समझती हूँ, मुझे ही सब गलत क्यों समझते हैं? डैड भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो मुझे संध्या दी जैसा प्यार क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा है माँ? क्यों मम्मा ऐसा क्यों है? आज रोशनी ने अपनी माँ से वो सवाल कर लिया था जो बचपन से उसको परेशान करता आया था। वहीं सानवी का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो रोशनी को अपने सीने से लगाकर खुद भी खून के आंसू बहाती रही। रोशनी ने रोते रोते ही उनको सब कुछ बता दिया था, जो भी उसने किया या जो भी आज उसके साथ हुआ। यह सब जानकर वो भी डर गई थी। वो जानती थी दीपक के लिए संध्या ही सब कुछ है। वो कभी भी उन दोनों माँ बेटियों का विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे फिर ही पता नहीं कितने ही दिन बीत गए। संध्या, मोहित ने यहाँ पर आना कम कर दिया था। वो लोग आते भी तो रोशनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। वो अब मोहित के सामने बिल्कुल भी नहीं आती थी। उन दिनों उसकी कॉलेज की छुट्टियाँ थी। दीपक और सानवी किसी कजिन की डेथ पर गए थे। रोशनी घर पर ही थी। सानवी ने संध्या से फ़ोन करके कहा था कि वो यहाँ आ जाए ताकि रोशनी रात को अकेली ना रहे, मगर वो इस बात से अनजान थी आज उस घर में एक कयामत गुजरने वाली थी जो शायद किसी के लिए मरने के बराबर थी। रोशनी ने अपने माता पिता के जाने के बाद घर का गेट लॉक कर लिया था और आकर नाश्ता करने लगी। अब वो नाश्ते से फ्री ही हुई थी कि घर की डोरबेल बजी। यह टाइम काम करने वाली मासी का था। उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया, मगर उसने देखा मासी की जगह मोहित खड़ा हुआ था। क्या आप ऑफिस नहीं गए? रोशनी ने गेट को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। कुछ वो अंदर से डर भी गई थी। हाँ, ऑफिस ही जा रहा था, मगर पिछली बार यहाँ आया था तो एक ज़रूरी फाइल यहाँ भूल गया था, उसे ही लेने आया हूँ। मोहित ने अपने आने की वजह बताई। ठीक है, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर देखती हूँ। रोशनी ने उसको अंदर न बुलाकर खुद उसकी फाइल ढूंढने को कहा, लेकिन मोहित जोर देकर अंदर आ गया। तुमको नहीं मिलेगी, मैं जाकर खुद देख लेता हूँ। यह बोलकर वो अंदर चला गया। रोशनी वहीं गेट के पास खड़ी रही। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। काफ़ी देर हो गई तो वो लॉन्च तक आ गई। मोहित भाई कहाँ हैं? फाइल मिली आपको या नहीं? उसने वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगा कर पूछा, पर वहाँ से कोई आवाज़ ना आई। रोशनी लॉन्च में ही खड़ी रही। फिर एकदम से कुछ गिरने की आवाज़ आई, साथ ही उसके बाद मोहित के चीखने की आवाज़ भी आई। रोशनी एकदम घबरा गई। रोशनी फौरन दौड़ती हुई कमरे में पहुंची थी जहां मोहित फर्श पर गिरा चीख रहा था। तो रोशनी को उससे हमदर्दी हुई, इसलिए उसके पास जाकर नीचे बैठकर पूछने लगी, रोशनी क्या हुआ मोहित भाई? तभी मोहित ने उसे दबोच लिया, उसे घसीटकर बेड पर पटका, फिर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। रोशनी तो उसकी ऐसी रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। फिर एक कयामत भी जो रोशनी पर गुजर गई।
वो अपनों के ही हाथों लुट गई थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। मोहित तो अपनी हवस मिटाकर चला गया था, मगर वो काफ़ी देर तक मुर्दों की तरह पड़ी रही। कुछ ही देर बाद संध्या वहाँ पर आई। वो एक जख्मी नागिन की तरह नजर आ रही थी। वो रोशनी को थप्पड़ घूंसे मारती रही, मगर रोशनी बेहोश पड़ी रही। संध्या पता नहीं जाने उसे क्या क्या कहती रही, मगर रोशनी तो खुद जिंदगी से खुद को दूर होता हुआ महसूस कर रही थी। जब संध्या ने रोशनी पर अपनी खूब सारी भड़ास निकाल दी, तब जाकर वो वहाँ से चलती बनी। रोशनी ने बड़ी मुश्किल से खुद को खड़ा किया। हालांकि यह किसी भी लड़की के लिए कितना तकलीफ भरा पल होगा, पर उसने खुद को संभालना ही था, जो उसने संभाला भी। मगर रोशनी पहले वाली रोशनी नहीं रही थी। वो एकदम चुप चुप हो गई। वो किससे क्या कहती। दिन गुजरते रहे। एक दिन उसे पता चला उसके पेट में पाप का फल पल रहा है, तो वो अपने आप से घिन करने लगी। उसको अपने आप से नफरत सी होने लगी। वहीं सानवी और दीपक भी हैरान थे कि उसे क्या होता जा रहा है। रोशनी एकदम पीली पड़ गई थी। कुछ दिन बाद अचानक से रोशनी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। सानवी ने उसको संभाला। जब वो नहीं संभलने में आए तो उन्होंने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, जिस वजह से वो कुछ होश में आई। पर होश में भी आकर रोते रोते उसने सानवी को अपने साथ जो भी बीता वो सब कहकर सुना दिया। इतना सब सुनकर सानवी की रूह तक कांप उठी। अपनी बेटी की हालत देखकर वो तड़प उठी थी, पर किसी का राज राज न रहा। सानवी ने भी अपने उम्र भर के दुख उसको बता दिए। रोशनी जो अपनी बर्बादी को सोच रही थी, अब अपनी माँ का दुख सुनकर वो अपना दुख भूल गई। उसे बस अपनी माँ का दुख याद रह गया। सानवी जी के जाने के बाद उसने सोचा, तो फिर मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत है। अब उसे अपने डैड से भी मोहब्बत नहीं रही थी। उसे दीपक से भी नफरत हो गई थी, साथ ही संध्या से भी नफरत हो गई थी। मोहित की तो जैसे तैसे खून की प्यास बुझ चुकी थी। एक दिन दीपक ने उससे डॉक्टर के पास चलने को कहा तो वो फट पड़ी। उनके ऊपर इतने सालों का दबा गुब्बार सब बाहर आ गया। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी मोहब्बत की, समझिए आप। मैं आपकी लगती ही कौन हूँ जो आप यह झूठी हमदर्दी हासिल करते फिर रहे हैं। आपने मेरी माँ को आज से 25 साल पहले सजा देने का यही फैसला किया था, तो मेहरबानी करके उसी पर टिके रहें और जाइए अपनी लाडली बेटी के लाड उठाइए। कोई नहीं लगते आप मेरे, सुना आपने, कोई नहीं। यह बोलकर वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। वहीं दीपक उसकी बातें सुनकर बेचैन हो उठे। वो जताते नहीं थे, पर वो इन तीनों से भी उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी संध्या से करते थे। दीपक ने घर पर ही डॉक्टर को बुला लिया था। रोशनी बुरी तरह घबरा गई थी। चेकअप में सारी बात खुलकर सामने आ जाती, वो क्या कहती, कौन उस पर यकीन करता। रोशनी घबराकर चुपचाप घर के बाहर गार्डन में आ गई। जब उसने देखा कोई नहीं है तो गेट खोलकर बाहर निकल गई। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। आखिर वो चलते चलते नदी किनारे पुल साइड पर आ गई। वो रेलिंग से लगी पानी की लहरों को देखती रही। उसका दिल चाहा वो खुद को इन उठती बैठती लहरों में छुपा ले। वो घर ना जा सकती थी। डैड सब जानकर उसके बारे में क्या सोचेंगे, सब उससे नफरत ही करेंगे। यह सब सोचते सोचते उसे चक्कर से आने लगे। वो एकदम लहरा कर गिर पड़ी। फिर उसे खुद को कोई होश न रहा था। प्रेजेंट टाइम रोशनी के आंसू बराबर जारी थे। उसने अपनी कहानी सुनाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में डूब गया था। फिर वो रोशनी की तरफ देख कर बोला, रोशनी प्लीज़ रो मत, तुम बिल्कुल बेकसूर हो, बस तुम गलत फहमी में मारी गई। रुद्राक्ष ने उसके आंसू अपने हाथों से पहुँचे और प्यार से उसको समझाया, मगर मैं मोहित भाई को अपने मतलब के लिए हौसला न बढ़ाती तो यह सब ना हुआ होता मेरे साथ। मैंने संध्या से बदला लेने के लिए खुद को जलती हुई आग में झोंक दिया। यह बोलकर उसने अपनी गलती मानी थी। नहीं रोशनी, उस शैतान ने तुम्हारे एतमाद का नाजायज फ़ायदा उठाया है। अब बस तुम रोना बंद करो। रुद्राक्ष ने उसकी बात काट कर उससे प्यार से कहा, क्या क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगे? वो डरते डरते बोली थी। तुम्हें क्या लगता है? रुद्राक्ष यह बोलकर मुस्कुराया तो वहीं रोशनी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई और रुद्राक्ष के बोली, मुझे क्या पता आपके दिल में क्या है। रोशनी ने उसकी तरफ मासूमियत से देखते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरे दिल में क्या है तो शायद तुम बेहोश हो जाओगी। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रोशनी के चेहरे का
रंग ही उड़ गया था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्या आप मुझे यहाँ नहीं रखेंगे? रोशनी ने उससे पूछा। नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रुद्राक्ष रोशनी को अपने घर पर रखेगा या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। इसी तरह की अन्य प्यार भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।